नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज पुनः मैं जेएनयू एमए हिंदी शॉर्ट पेपर की एक नई श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि पूर्व विदित है कि हम प्रश्न संख्या 1 से 20 तक इसके पूर्व उसकी पूरी व्याख्यान कर चुके हैं और आज 21वां नंबर प्रश्न से हम इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। महिला आंचल को किस प्रकार का उपन्यास कहा गया है? और विकल्प दिए गए हैं ऐतिहासिक, राजनीतिक, आंचलिक और तिरस्मी। तो आप संभवतः इस प्रश्न का उत्तर अवश्य जानते होंगे। तो आंचलिक उपन्यास। अगर हम आंचलिक उपन्यासों की चर्चा कर ले, कुछ महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है कि प्रश्न पत्र में अवश्यंभावी हो। तो सबसे पहले आंचलिक उपन्यास के नाम आते ही फणीश्वरनाथ रेणु को याद किया जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में से एक महिला आंचल, जो कि आपके प्रश्न में आया है। दूसरा है जुलूस। और तीसरी आंचलिक कृति इनकी परति परिकथा। जी हाँ, परति परिकथा। नागार्जुन के पश्चात जो महत्वपूर्ण नाम है आंचलिक उपन्यास में, वो है रेणु के पश्चात वह है नागार्जुन। अगर नागार्जुन की आंचलिक उपन्यासों की चर्चा हम करें तो रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, कुंभीपाक, पारो और अंतिम नई पौध, ये सब नागार्जुन के आंचलिक उपन्यासों में शुमार है। एक और आंचलिक उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह की रचना का स्मरण यहां पर हम करें तो उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है अलग अलग बैतरणी। जी हाँ, अलग अलग बैतरणी। और अंतिम में एक और नाम आप स्मरण रख सकते हैं राजेंद्र अवस्थी जी का। राजेंद्र अवस्थी। और इनकी कृति है, जो आंचलिक कृति है, वह है जंगल के फूल। जी हाँ, जंगल के फूल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 22वां प्रश्न है कि दलित आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध रचना है और विकल्प दिए गए हैं मुर्दहिया, अपनी खबर, अर्धकथानक और बसेरे से दूर। तो इसका उत्तर होगा मुर्दहिया। जी हाँ, मुर्दहिया डॉक्टर तुलसी राम की कृति है और आत्मकथा है डॉक्टर तुलसी राम। अपनी खबर की अगर बात करें तो यह पांडेय बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र, पांडेय बेचन शर्मा उग्र कृति है अपनी खबर। अर्धकथानक के बारे में अगर जाने तो यह बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। जी हाँ, बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। और इस आत्मकथा के बारे में आप एक अवश्य बात ध्यान रखें कि यह हिंदी की पहली आत्मकथा है। जी हाँ, हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो इसका आप स्मरण रखेंगे। और विकल्प डी है बसेरे से दूर। और बसेरे से दूर जो है, यह है हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं की चर्चा अगर हम कर लें तो इनकी है आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद रखूं। जी हाँ, क्या भूलूं क्या याद रखूं। दूसरी है इनकी बसेरे से दूर। जी हाँ, दूसरी है नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। तीसरे नंबर पर है बसेरे से दूर, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है।
बसेरे से दूर। चौथे स्थान पर है प्रवास की डायरी। जी हाँ, प्रवास की डायरी। और पांचवा और अंतिम 10 द्वार से सोपान तक। जी हाँ, 10 द्वार से सोपान तक। ये सभी महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं, आप इसका स्मरण अवश्य रखेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है कि यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। विकल्प दिए गए साहित्य अकादमी, भारत भारती, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान। तो आप भली भांति जानते हैं कि यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दिए गए विकल्प हैं साहित्य अकादमी, भारत भारती, ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान। तो हम थोड़ा सा साहित्य अकादमी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लें। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कुछ रचनाओं की चर्चा कर लें। कुछ काव्य रचनाओं की चर्चा हम करेंगे, उपन्यास, कुछ निबंध की चर्चा भी हम कर लेंगे, आलोचना, विवेचना, व्यंग्य, जीवनी। तो इन तमाम खंडों में बांटकर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम काव्य रचनाओं पर चलते हैं। तो सबसे पहली काव्य रचना जो है वह है हिम तरंगिणी। जी हाँ, हिम तरंगिणी। और हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरी काव्य रचना है पत्थर फेंक रहा हूं। जी हाँ, पत्थर फेंक रहा हूं। और यह रचना है चंद्रकांत देवताले। इनका नाम है चंद्रकांत देवताले। तीसरी जो प्रमुख काव्य रचना का आप स्मरण रखेंगे वह है कल सुनना मुझे। जी हाँ, कल सुनना मुझे। और कल सुनना मुझे धूमिल की कृति है। चौथे नंबर का कला और बूढ़ा चांद। जी हाँ, और यह सुमित्रानंदन पंत की कृति है, जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पांचवी कृति जो काव्य कृति है वह है खूंटियों पर टंगे लोग। जी हाँ, खूंटियों पर टंगे लोग। और खूंटियों पर टंगे लोग छठी है। छठी कृति है आपकी आंगन के पार द्वार। जी हाँ, आंगन के पार द्वार। और आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। सातवीं कृति अगर हम स्मरण करना चाहें तो वह है अर्धनारीश्वर। और यह विष्णु प्रभाकर की कृति है। जी हाँ, विष्णु प्रभाकर। सातवीं कृति अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर। आठवीं जो कृति है वह है बुनी हुई रस्सी। जी हाँ, बुनी हुई रस्सी। और यह भवानी प्रसाद मिश्र की है। एक कृति और आप इसमें रख सकते हैं दो चट्टानें, जिसके लिए हरिवंश राय बच्चन को ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी मिला था। हरिवंश राय बच्चन को।
तो बहुत सारे रचनाएं हैं, लेकिन इसमें से 9 प्रमुख हैं। हम अगर निबंध की बात करें तो निबंध में आलोक पर्व एक बहुत ही प्रमुख निबंध है, और आप संभवतः जानते होंगे यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आलोचना में कविता के नए प्रतिमान, जी हाँ, कविता के नए प्रतिमान, और कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले था। विवेचना के लिए रस सिद्धांत नामक कृति के लिए डॉक्टर नगेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर नगेंद्र, जी हाँ। हरिशंकर परसाई की एक व्यंग है जिसका नाम है विकलांग श्रद्धा का दौर, जी हाँ, विकलांग श्रद्धा का दौर, और यह हरिशंकर परसाई जी की कृति है। और अगर हम जीवनी की बात करें तो 2 प्रमुख जीवनी जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रथम है कलम का सिपाही, तो यहां पे मैं जीवनी लिख दे रहा हूं। तो जो पहली कृति है वह है कलम का सिपाही। यह प्रेमचंद की जीवनी है, और इसको लिखा है प्रेमचंद के पुत्र ने, जिनका नाम अमृत राय है, जी हाँ, अमृत राय। और इस कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से निराला की साहित्य साधना, जी हाँ, निराला की साहित्य साधना, और इसकी कृति के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, जी हाँ, रामविलास शर्मा। तो काव्य उपन्यास की चर्चा हम कुछ समय पश्चात कर लेंगे। निबंधों में आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोचना में आपने देखा कविता के नए प्रतिमान, फिर विवेचना में रस सिद्धांत, व्यंग में विकलांग श्रद्धा का दौर, जीवनी में कलम का सिपाही, और निराला की साहित्य साधना। अब हम उपन्यास की चर्चा कर लेंगे जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो अगर उपन्यासों की चर्चा कर लें हम जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो उसमें से कुछ उपन्यास जो प्रमुख हैं वो है भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। उसके बाद और एक बात और, यहाँ पर मैंने अर्धनारीश्वर काव्य में लिख दिया था, यह उपन्यास है जिसके लिए विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद है कुछ रचनाएं जो उपन्यास महत्वपूर्ण है, तमस, और तमस के लिए भीष्म सहनी को मिला था। कुछ और रचनाओं की चर्चा कर लें तो मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है, जी हाँ, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तमस भीष्म शाहणी जी की है। और भूले बिसरे तो आप जानते ही हैं भगवती चरण वर्मा की है। कुछ और उपन्यास की चर्चा कर लें जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, और यह सुरेंद्र वर्मा की कृति है, जी हाँ, सुरेंद्र वर्मा। पांचवा जो उपन्यास है, छठा, मेरी तेरी उसकी बात, जी हाँ, मेरी तेरी उसकी बात। इसके लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैं महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर विवरण कर रहा हूं, परंतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो सम्मानित हुए हैं उन सभी रचनाओं को आपको ही पुनरावृत्ति करते रहना है, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी तेरी उसकी बात यह यशपाल की है। उसके बाद कृष्णा सोबती की एक रचना जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिंदगी नामा जिंदाबाद, जी हाँ, जिंदगी नामा जिंदाबाद, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कृष्णा सोबती को। तो ये कुछ प्रमुख कृति हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम काव्य ग्रंथों की चर्चा कर लें। काव्य ग्रंथों की चर्चा हमने कर ली है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा तो हमने विस्तार में कर ली, परंतु जो प्रमुख बात, इतनी रचनाओं को अगर आप याद न रख सकें तो कोई 3 रचना जो सबसे महत्वपूर्ण होगी वह है 2017, 2018 और 2019 में प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो 17 में रमेश कुंतल मेघ को उनकी कृति विश्व मिथक सरित सागर, जी हाँ, विश्व मिथक सरित सागर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप इसको एक करंट अफेयर्स का भाग समझ सकते हैं। 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इस रचना को 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इस बार जो परीक्षा में आने की संभावना, भरपूर संभावना है, यह 2019 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, छीलते हुए अपने को। यह प्रश्न अवश्य आपकी परीक्षा में आ रहा है, आप इसका स्मरण अवश्य रखेंगे। छीलते हुए अपने को, यह एक करंट अफेयर्स का भाग है। 2019 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और इनका नाम है नंद किशोर आचार्य, जी हाँ, नंद किशोर आचार्य। तो आप इनका नाम अवश्य स्मरण रखेंगे, छीलते हुए अपने को, नंद किशोर आचार्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 24वां नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है। संभवतः आप सभी जानते होंगे, विकल्प की आवश्यकता तो है नहीं। सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल और बीज वपन काल। तो इसका सही उत्तर आप बिल्कुल सही जानते हैं, वीर गाथा काल। तो आप जानते हैं, एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए। सिद्ध सामंत काल कहा आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने, वीर गाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने और बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो आप स्मरण रखिए कि आदिकाल का नामकरण से प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से अभ्यास करके जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कवि हैं। विकल्प दिए गए हैं महर्षि शरणकुश, केदारनाथ सिंह, धूमिल और राजकमल चौधरी। तो आप इस सत्र में 2 महत्वपूर्ण बातें आपने देखी कि साहित्य अकादमी से भी अनिवार्यता प्रश्न आ रहा है और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी अनिवार्यता प्रश्न आ रहा है। यानी एक प्रश्न साहित्य अकादमी से और दूसरा प्रश्न ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो आप इसका स्मरण अच्छे से करके जाएंगे परीक्षा में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं उन कवियों को जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले हैं पंत सुमित्रा नंदन पंत, जिनको उनकी कृति चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, और दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके पश्चात आते हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, कितनी नावों में कितनी बार। जी हाँ, कितनी नावों में कितनी बार। इस कृति के लिए अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और चतुर्थ स्थान पर है यामा, प्रश्न पूछा गया है, जिनको महादेवी वर्मा को इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 5वें नंबर पर है नरेश मेहता। जी हाँ, नरेश मेहता। इसके पश्चात इस सूची में स्थान रखते हैं निर्मल वर्मा। 7वें महानुभाव हैं कुंवर नारायण। 8वें अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से मिला था, श्रीलाल शुक्ल को। 9वें हैं केदारनाथ सिंह, जो आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। और 10वां वो है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, वो है कृष्णा सोबती। इस बार कृष्णा सोबती से प्रश्न आने की संभावना बहुत है। कृष्णा सोबती
इनको 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आपने देखा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में किनको मिला? नंद किशोर आचार्य की कविता छीलते हुए अपने को, ठीक है। तो वो साहित्य अकादमी पुरस्कार आप याद रखेंगे, करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। और 2018 में कृष्णा सोबती को उनके संपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार में जितनी भी कृतियां हैं उसको 2-4 बार उसका अभ्यास कर लेंगे तो आप परीक्षा में आपको 2-3 अंक अवश्य प्राप्त होंगे। तो चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।